हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ओशनोग्राफी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये आपके नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी ये होगा। लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मेरे हिसाब से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक आता है। और आप लोग भी अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो निश्चित ये मिला होगा क्वेश्चन। और इसमें एक दिक्कत ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उनसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ऐसा ही ये टॉपिक है, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी में माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरीज, वो आपको बुक में नहीं, सॉरी, सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन कोबर की थ्योरी से और होम्स महोदय की थ्योरी से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी इसी बार जो एग्जाम मैंने दिया था उसमें भी कोबर से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और वो डायरेक्टली सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। तो वैसा ही एक क्वेश्चन अक्सर आता है जोनेशन ऑफ द सी से संबंधित, मतलब सागरों का जो एक जोन्स में उसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग हिस्से हैं सागर के, उसका एक क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो उसको हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बुक्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोग इसको जटिल तरीके से बताते हैं। मैंने इसको काफी समराइज करने का प्रयास किया है और जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने इसको इजी रखने का प्रयास किया है, जिससे आपको इसका जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो चीज आपको इसकी समझ में आ जाए। आपको बस बातों को ध्यान से सुनना है और चीजों को नोट करते जाना है। फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना लीजिएगा इसको, क्योंकि इस तरीके का फिगर आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में आपको फिगर्स मिलेंगे लेकिन उसमें एक ही क्लासिफिकेशन दिया होगा। यहाँ मैंने एक ही फिगर में इजी तरीके से और भी क्लासिफिकेशंस को ऐड कर दिया है। और बुक में ये चीज मुझे भी पहली बार में उतनी क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाद में इसकी स्टडी करने के बाद चीजें क्लियर हुई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपका एक क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जल्दी हम लोग पढ़ेंगे भी इसको, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ट्रेंच, ये चार का एक क्रम हमें ओशनिक रिलीफ में देखने को मिलता है। ये शेल्फ ब्रेक है। शेल्फ ब्रेक बेसिकली वह पॉइंट होता है, ये थोड़ा जब आप ओशनोग्राफी की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये टर्म मिलेगा। नॉर्मल जब आप ओशनोग्राफी किसी फिजिकल जियोग्राफी की बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है शेल्फ ब्रेक आपको ना मिले। शेल्फ ब्रेक बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच का एक वह हिस्सा जहां पे शेल्फ समाप्त होता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पे रुक जाता है, उस पर ब्रेक लग जाता है। आपके समझने के लिए केवल मैं ये बता रहा हूं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां तक है और जहां से कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हुआ, जस्ट वही जो हिस्सा होता है वो शेल्फ ब्रेक होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पहले शेल्फ होता है, फिर स्लोप होता है, फिर प्लेन होता है और फिर ट्रेंच होता है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे ओशनिक रिलीफ में। और शेल्फ के बाद शेल्फ चलता है और जैसे ही स्लोप शुरू होने वाला होता है, मतलब शेल्फ का आखिरी हिस्सा, मतलब उसके बाद शेल्फ नहीं रहेगा, उसके बाद स्लोप की स्टार्टिंग हो जाएगी, वो जो पॉइंट होता है वो होता है शेल्फ ब्रेक। तो ये चीज अगर आपकी क्लियर है तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन की। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटिक, डिसफोटिक और एफोटिक लिखा हुआ है। सूर्य के प्रकाश के आधार पे हम लोग इस क्लासिफिकेशन को करते हैं, फोटिक, डिसफोटिक और एफोटिक। बेसिकली फोटिक का मतलब होता है प्रकाशित मंडल। ये 0 से 200 मीटर तक की जो डेप्थ होती है, जगह जगह पे मैं आप इमेजेस भी आपको दिखाता रहूंगा ओरिजिनल, जिससे कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर होता रहे। तो फोटिक 0 से 200 मीटर की डेप्थ। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है अपने नेट के एग्जाम की दृष्टि से। नेट के एग्जाम की दृष्टि से आपको जो गहराई है, गहराई को बिल्कुल आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि गहराई वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं कि फुटिक की गहराई कितनी है या एपीपेलेजिक की गहराई कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो फोटिक लेयर सिंपल सी बात है, जहां तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है
वो फोटिक या प्रकाशित मंडल होता है। इसकी जो डेप्थ है वो 0 से 200 मीटर तक हमको देखने को मिलती है। इसके बाद डिस्फोटिक 200 से 1000 मीटर हो गया। ये इसको हम लोग हिंदी में मंद प्रकाशित मंडल बोलते हैं, जिसमें सिंपल सी बात है, ऊपर रोशनी ज्यादा रहेगी, नीचे नीचे कम होती जाएगी। तो जो मंद प्रकाशित मंडल होता है 200 से 1000 वाला, वहां रोशनी कम होती है, सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाता है। और फिर 1000 के बाद 1000 से लेकर के बिल्कुल अंत तक, जहां तक किसी ओशन की मैक्सिमम डेप्थ है, ट्रेंच इत्यादि जो वहां तक, जो ओशन का जहां पे एंड हो रहा है वहां तक, वो जो है वो एफोटिक जोन के अंतर्गत आता है, या अप्रकाशित मंडल, जो बिल्कुल डार्क होता है, वहां कोई भी लाइट वाली चीज नहीं होती। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सिर्फ आपको दिमाग में सन को लाना है। इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते समय थोड़ा सा कुछ कल्पनाएं करनी पड़ती हैं दिमाग में। अपने दिमाग में सन की फोटो बनाइए और ये कल्पना करिए कि सन की जो लाइट है वो ओशन पर पड़ रही है। तो ओशन के ऊपर की जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वहां पे ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, वो इंसुलेशन के ज्यादा प्रभाव में रहेगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे इंसुलेशन की मात्रा कम होती जाएगी। तो ऊपर वाला भाग सन की लाइट या कह सकते हैं इंसुलेशन से ज्यादा प्रभावित रहेगा और उसमें प्रकाश भी पहुंचेगा। नीचे जाएंगे सेकंड वाले पे, इस पे डिस्फोटिक पे, तो यहाँ क्या रहेगा, प्रकाश की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। और एफोटिक पे जाएंगे तो प्रकाश बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो प्रकाश के आधार पे, सनलाइट के, सूर्य के प्रकाश के आधार पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये गहराई जो मीटर्स में है, 0 से 200, 200 से 1000 और 1000 से लास्ट तक, ये गहराई आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब जैसे फोटिक है, तो फोटिक में क्या होगा, प्रकाश अगर है तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे तो वहां पे जू प्लैंक्टन्स भी आएंगे, क्योंकि जू प्लैंक्टन्स एक प्रकार से भोजन के रूप में उसका यूज करते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स होंगे तो वहां मछलियां भी आएंगी। ये चीज आप थोड़ा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ये जो ऊपरी भाग होता है इसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा अधिक होती है और सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। और इसमें अब प्रकाश सूर्य का मिल गया तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो हम जानते हैं पादप होते हैं। तो उनको क्या है कि अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और इसलिए उनकी मात्रा यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और फाइटोप्लैंक्टन, जैसा मैंने पहले आपको बताया, जूप्लैंक्टन्स भी आ जाएंगे। और इन दोनों के आने के कारण मछलियों का चूंकि ये प्रमुख भोजन है, तो मछलियां भी इस एरिया में हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के आपको बस एक पॉइंट लेके चलना है, सूर्य का प्रकाश। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बाकी चीजें आप उसी से रिलेट करके समझते हुए चले जाएंगे। अब जो हमारा अगला वाला भाग है, अब देखिए पहले का तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब जो चीजें पहले में थी वही चीजें अब धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जैसे पहले में प्रकाश अधिक था तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन थे, ज्यादा मात्रा में उनका डोमिनेंस था। लेकिन जैसे जैसे अब हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं, फोर्टिक से हम डिस्फोटिक में आए, मतलब 200 मीटर तक तो स्थितियां बहुत अच्छी थी। 200 से 1000 वाले एरिया में जब हम जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाएगी। इसके बाद वहां पे जो प्रकाश भी हम देख रहे कम निरंतर होता जा रहा था। तो इसमें वो उतना डोमिनेंस हमको फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स का नहीं देखने को मिलता है। और फिर जो हमारा लास्ट वाला है एफोटिक, एफोटिक बेसिकली हम लोग उसको अंधकार मंडल या डार्क जोन के नाम से जानते हैं। और ये, इसमें सिंपल सी बात है, जब बिल्कुल डार्क है सब कुछ, कुछ भी रोशनी नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, तो फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होंगे, जू प्लैंक्टन्स भी यहाँ नहीं होंगे। और जब ये फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स ये सब नहीं होंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ फिशेस नहीं होंगी, यहाँ अलग टाइप की फिशेस होती हैं। जैसे यहाँ पे अब डार्क है तो रोशनी कैसे होगी, तो यहाँ की जो फिशेस हैं उनमें उनके अंदर ही कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स उनके होते हैं जिससे वो खुद ही लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। इससे उनको अपना भोजन भी दिख जाता है, थोड़ा सा वहां प्रकाश भी रहता है, तो वो खुद से अपना प्रकाश उत्पन्न कर लेती हैं। ये यहाँ पे एक हमको
एक रोचक चीज हम बोल सकते हैं देखने को मिलती है। तो ये देखिए कितनी सिंपल सी चीज है और बुक्स में इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। तो उन चीजों को आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, बहुत जगह और भी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है और जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा फैक्ट्स पढ़ना कि ये मछली है, ये है, उसको पढ़ सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं, लेकिन वो चीजें आपको हमेशा याद नहीं रहती। तो प्रयास ये किया करिए कि नोट्स बनाते समय उन फैक्ट्स को भी एक जगह नोट कर लीजिए, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन फोकस उसी पे होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रहेगा, फैक्ट एक बार रट लेंगे फिर एग्जाम के बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है, उससे अलग अलग क्वालिटीज हमको तीनों एरियाज में देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पहले वाले में अच्छी मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन थे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश था, फोटोसिंथेसिस हो रही थी वहां पे। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वही वही सूर्य का प्रकाश कम होता जा रहा है और सारी चीजें प्रकाश से ही रिलेटेड हैं, तो वो विशेषताएं परिवर्तित होती जा रही हैं। पहला वाला हमारा प्रकाशित मंडल है, दूसरा मंद प्रकाशित क्योंकि प्रकाश कम हो गया, तीसरा अंधकार मंडल है क्योंकि प्रकाश वहां हमें नहीं देखने को मिलता। और तीसरे में जैसा मैंने बताया कि एक रोचक बात यह है कि वहां प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, वहां की जो फिशेस हैं वो खुद ही लाइट को जनरेट कर लेती हैं, ऐसा उनमें एक विशेषता, एक क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। ये हो गया हमारा सूर्य के प्रकाश के आधार पे वर्गीकरण ओशंस का गहराई के संदर्भ में। एकदम ध्यान से इसको समझना है। अब दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है हम उसकी ओर चलते हैं, जो कि वास्तव में हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एपीपैलेजिक, मेसोपैलेजिक, बैथीपैलेजिक, एबिसोपैलेजिक और हैडलपैलेजिक। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग बगल में पूरी लिख भी दी है एक बार, यहाँ चूंकि स्पेस कम था। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन सभी नामों को लिख के, इनकी डेप्थ लिख के इसको बिल्कुल रट लेना है। इसमें कोई, अभी आगे हम समझेंगे इसको कि सबका क्या मतलब होता है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। इसको पहला काम तो टर्म्स को याद कर लेना है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दूं, आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे ओशनोग्राफी के क्वेश्चन तो वहां भी निश्चित ये मिलेंगे क्वेश्चन। एक तरफ आपको ये जोन्स लिखे हुए मिलेंगे और दूसरी साइड आपको डेप्थ लिखी हुई मिलेगी। आपको मैच करवाना होगा कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ एपीपैलेजिक, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ मेसोपैलेजिक, और बैथीपैलेजिक की क्या डेप्थ होती है, एबिसोपैलेजिक की क्या डेप्थ होती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा, अब ये नहीं करना है कि एपीपैलेजिक को ही आप एक दिन पढ़ते रह गए, चीजें तो बहुत मिलेंगी आपको। मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोग स्मार्ट वे में और सही डायरेक्शन ना मिल पाने के कारण लोग ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लगते हैं, बल्कि उनको स्मार्ट वे में, स्मार्ट तरीके से कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। अब अगर आप फोर्टिक को ही पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको इतना कंटेंट इस पे मिलेगा कि हो सकता है आप एक हफ्ता फोर्टिक को ही पढ़ते रह जाएं। लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रकृति देखनी है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है वो चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है, जितने क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड सॉल्व किए हैं, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर हो, लेकिन मेन जो आपका फोकस हो वो हो डेप्थ पे, क्योंकि डेप्थ से क्वेश्चन आता है इसमें। आज ही इसको नोट कर लीजिएगा। तो और जैसे मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है EMBAH, कभी कभी जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इसको आप इस तरीके से नोट करके कहीं लिख लीजिए, अपने रूम में सामने लगा लीजिए, जिससे वो चीज आपको बार बार दिखती रहे। तो आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, EMBAH आपके दिमाग में रहेगा तो आपको याद आ जाएगा एपीपैलेजिक, मेसोपैलेजिक, बैथीपैलेजिक, एबिसोपैलेजिक और हैडलपैलेजिक। इस तरह के नामों को याद करने की यही एक ट्रिक है कि आप उसके जो स्टार्टिंग के शब्द हैं उसको आप देख लीजिए। तो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं, अक्षर जो हैं, तो उससे आपका वो रटने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक स्टार्टिंग वाला अगर आप याद कर लेंगे तो पूरा का पूरा वो आपको वो टर्म, वो शब्दावली याद हो जाएगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एपीपैलेजी की जो डेप्थ होती है वो स्टार्टिंग से लेके, मतलब सागर का जो तल है वहां से लेकर के 200 मीटर तक की जो डेप्थ होती है वो एपीपैलेजी की होती है।
200 से 1000 मीटर तक की जो डेप्थ है वो मेसोपेलेजिक की है। 1000 से 4000 तक की जो डेप्थ है वो बैथीपेलेजिक की है। 4000 से 6000 तक की जो डेप्थ है वो हमारी एबिसोपेलेजिक की है। और जो हम लोग की हैडल पेलेजिक है, इसकी जो डेप्थ है ये 6000 के बाद बिल्कुल लास्ट तक है। अब आपको क्या करना है, इसमें इन दोनों वर्गीकरणों को आपको एक साथ ऐड करना है। बुक्स में दोनों चीजें अलग अलग दी हैं इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप देख रहे हैं 200, 200 से 1000, 1000 से 4000, तो 200 वाला तो आपका चला गया फोटिक में। तो जो विशेषताएं फोटिक की होंगी, जो हम लोग प्रकाश की बात किए, हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात किए, वही सारी विशेषताएं एपीपेलेजिक की भी होंगी, क्योंकि एपीपेलेजिक वास्तव में फोटिक का ही तो पार्ट हुआ। इसके बाद जो हम लोग का डिस्फोटिक है वो 200 से 1000 तक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो दूसरा वाला हम लोग का मेसोपेलेजिक हुआ, उसकी जो विशेषताएं होंगी वो डिस्फोटिक वाली विशेषताएं होंगी, क्योंकि मेसोपेलेजिक बेसिकली डिस्फोटिक वाला ही है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें हम गहराई के बेस पे डिवीजन कर दिए हैं, यहाँ पे हम हम जो इंसुलेशन है, जो सूर्य का प्रकाश हमें देखने को मिल रहा है उसके बेस पे हम डिवीजन कर दिए हैं। तो फोटिक हो जाएगा हमारा एपीपेलेजिक डेप्थ के आधार पे। 200 तक हमारा फोटिक भी है और 200 तक हमारा एपीपेलेजिक भी है। 200 से 1000 हमारा मेसोपेलेजिक है और वही चीज डिस्फोटिक की है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, लास्ट के तीनों बैथीपेलेजिक, एबिसोपेलेजिक और हेडलपेलेजिक, ये जो तीनों हैं 1000, ये तीनों चले जाएंगे एफोटिक में। तो क्लियर हो गया, फोटिक, डिस्फोटिक और एफोटिक। फोटिक में हो गया एपीपेलेजिक, डिस्फोटिक में हो गया मेसोपेलेजिक और एफोटिक में ये तीनों हमारे शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 1000 से लेकर लास्ट तक है। और ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो 1000 से 4000, 4000 से 6000 और 6000 से फिर लास्ट तक। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन दोनों क्लासिफिकेशन को आपको एक साथ पढ़ना है। और ये इसीलिए मैंने इस फिगर को काफी टाइम लेके बनाया कि ये फिगर अगर आपके पास रहेगा तो ये आपका कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फोटिक वाला क्या है, एपीपेलेजिक क्या है। कुछ नहीं है, बस ये सूर्य के प्रकाश के बेस पे क्लासिफिकेशन है और ये आपका गहराई। तो ये चीजें दोस्तों आप सभी लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें। अब जैसे मैंने आपको बताया पहले ही अभी कि विशेषता आपको अलग से पढ़ना नहीं है। फोटिक में जो भी आपने पढ़ा वो सारा का सारा एपीपेलेजिक वाला भी वही सेम रहेगा, मेसोपेलेजिक, डिस्फोटिक सेम, एंड बैथीपेलेजिक, एबिसोपेलेजिक और हेडलपेलेजिक सबका सब एफोटिक वाला हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एफोटिक में फिशेस खुद जनरेट करती हैं लाइट को, वो सब विशेषताएं इन सब मॉडलों की हो जाएंगी। और एग्जाम के लिए आपको गहराई को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आपको ध्यान देनी है। एक और क्लासिफिकेशन है, ये तो गहराई वाला क्लासिफिकेशन है। एक ऊपर ऊपर का जो क्लासिफिकेशन है वाटर बॉडी का, उसमें ये किया गया है कि नेरिटिक, ध्यान से इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के, जहां से शेल्फ शुरू होता है वहां से लेकर के शेल्फ ब्रेक यहां तक, ये जो पूरी वाटर बॉडी है इसको नेरिटिक बायोजोन हम बोलते हैं। ठीक है, बस आपको टर्म याद करना है और किसको हम कहते हैं। हालांकि यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आया है यूजीसी नेट में, लेकिन फिर भी पढ़े रहिए, बाई चांस आ सकता है, या खुद के नॉलेज के लिए क्वेश्चन आपकी ये मतलब ये चीज आपकी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। मतलब जो हमारा कोस्ट है, कोस्ट के बाद पानी शुरू हो जाता है हमारा, वहां से लेकर के कोस्ट के बाद सीधे हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हो जाता है, वहां से लेकर के शेल्फ ब्रेक, मतलब जैसे ही स्लोप शुरू होने वाला है उसके जस्ट पहले का, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि शेल्फ ब्रेक बेसिकली कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिवाइड करता है। आपके समझने के लिए ये चीज अभी बताते बताते निकल आई कि ये आपके समझने के लिए सबसे सही, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं सेल्फ ब्रेक में। तो सेल्फ ब्रेक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप का एक बीच का डिवाइडर जो कि दोनों को अलग कर रहा है, इसके बाद स्लोप शुरू हो जाता है। तो ये शेल्फ तक का जो भी वाटर बॉडी होगा ये नेरिटिक में आएगा।
ओके, ये ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको डॉटेड करके अलग कर दिया है। और इसके बाद की जो भी वाटर बॉडी है वो सारी की सारी कहलाएगी ओपन सी बायोजोन। और ओपन सी बायोजोन में ये जो अभी हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, ये सारा का सारा एपीपेलेजिक मेसोपेलेजिक वाला ये ओपन सी बायोजोन के अंतर्गत ही आता है। और ये दोनों आते हैं पेलेजिक बायोजोन के अंतर्गत। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं। मान लीजिए, एक कल्पना करिए कि आपके सामने एक महासागर है या सागर है। ऊपर ऊपर आपने क्या किया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के शेल्फ ब्रेक तक की जो भी वाटर बॉडी थी उसको आपने नाम दिया नेरिटिक बायोजोन। और शेल्फ ब्रेक के बाद से पूरा आर टोटल जितनी भी वाटर बॉडी बची उस समस्त बड़ी जल राशि को आपने नाम दे दिया ओपन सी बायोजोन। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब ओपन सी बायोजोन को आपने 5 भागों में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, एपी, मेसो, बैथी, एबिसोर, हाइड्रोपेलेजिक। ठीक, और यही एक और क्लासिफिकेशन किया गया सनलाइट के आधार पे, फोटिक, डिस्फोटिक और एफोटिक। नेरिटिक और ओपन सी को एक साथ हमने कह दिया पेलेजिक बायोजोन। तो पेलेजिक बायोजोन पूरा मिला के पेलेजिक का 2 पार्ट हो गया, नेरिटिक और ओपन सी। नेरिटिक शेल्फ ब्रेक तक का वाटर बॉडी और शेल्फ ब्रेक से लेकर पूरी वाटर बॉडी हो जाएगी ओपन सी बायोजोन। ओपन सी को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फर्दर इसको हमने और इजी बनाने के लिए हम इसको अटैच कर देंगे जो सनलाइट वाला क्लासिफिकेशन है उससे। क्योंकि अगर ये वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसके लिए आपको अलग से कुछ मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देखिएगा। और फिलहाल इसमें इतना ही। इस टॉपिक को बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, और भी क्लासिफिकेशंस हैं। आप सोचिए कि इतना ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि इसमें फर्दर और भी क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन उसको मैंने ऐड नहीं किया है। आपके समझने के लिए इतना सफिशिएंट है कि अगर आप पेलेजिक बायोजोन, नेरिटिक बायोजोन, ओपन सी बायोजोन, फिर ओपन सी का 5 क्लासिफिकेशन और सनलाइट वाला क्लासिफिकेशन, अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन फोकस आपका होना चाहिए इस गहराई पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कोई अगर आपका टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर होगा तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। नहीं क्लियर होगा तो मैं किसी से पूछ के, किसी से क्लियर करके, फ्रेंड्स से जरूर उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके एग्जाम के लिए। ज्यादा टाइम अब बचा भी नहीं है। अच्छे से पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए डीपली। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एग्जाम, ये तो हम नहीं कह सकते कि पीवाईक्यू पर ही बेस्ड है, लेकिन फिर भी जितना आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हेल्प होगी। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प मिली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्व करना, और रियलिटी है कि पहले अगर मैं आपको बताऊं, पहले मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी पीवाईक्यू सॉल्व करने की। मैंने डीपली सारी स्टडी की हुई थी जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया जाए। तो सॉल्व करने के दौरान धीरे धीरे करते गए, और 5-6 साल का सॉल्व करना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि 2005, 6, 7, 8 का पेपर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समय कम है। और अगर आप 5 साल का भी कर लेते हैं तो बहुत सही है वो। उससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, एक काफी आइडिया आपको मिल जाएगा उससे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।